यूनाइटेड नेशन ने शेख हसीना की मौत के सजा पर स्टैंड ले लिया है। यूनाइटेड नेशन का साफ कहना है कि शेख हसीना को सजा गलत तरीके से और गलत दी जा रही है। तो क्या यूनाइटेड नेशन अपना स्टैंड वापस ले लेगा और क्या इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंप देगा? आज इस सेशन में इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो देखते हैं असली कहानी कहां से शुरू होती है और कहां को आती है। तो बच्चों, कहानी शुरू होती है 1971 से। जब हम इतिहास में नजर पीछे डालते हैं तो 1971 से आपको कुछ दिखाई देगा कि एक वॉर चली थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। यानी उसी वॉर में बांग्लादेश बनाया गया था। कौन सी वॉर थी? 1971 वाली, आपको याद होगा। ठीक है, तो उस वॉर के बाद जब बांग्लादेश बना था तो उसमें जो लोग शहीद हो गए थे उनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था। कितना? 30%। किसके द्वारा? बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। यहां तक समझ में आया? 1971 के वॉर में जो लोग शहीद हो गए थे उनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था 30% का बांग्लादेश के सरकार के द्वारा। इस रिजर्वेशन को 2018 में खत्म कर दिया गया था। जनता खुश थी क्योंकि जनता को यह लग रहा था कि यार कुछ लोगों को रिजर्वेशन के तौर पे हम लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे बिठा देते हैं, इस वजह से मेरिट लिस्ट जो है वो पीछे रह जाती है, टैलेंट जो है पीछे रह जाते हैं। तो 2018 में जनता खुश थी कि हाँ यार मेरिट खत्म तो हुआ, मेरिट नहीं, ये रिजर्वेशन खत्म तो हुआ। लेकिन 2024 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस रिजर्वेशन को लागू करने की बात कही और लागू करना चाहा। बस यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है, या यूं कह लो पूरी कहानी मोड़ ले लेती है। अब 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई साहब अब इस रिजर्वेशन को वापस लगाया जाएगा, तो जनता, जिसमें यूथ सबसे ज्यादा थी, इस रिजर्वेशन के खिलाफ खड़ी हुई। उसने इस रिजर्वेशन को वापस लेने के लिए शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। शुरुआत में यह प्रोटेस्ट तो था सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को हटाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे पूरा का पूरा प्रोटेस्ट बन गया शेख हसीना की सरकार के खिलाफ। और अब यूथ इस पॉइंट पे अड़ गई कि शेख हसीना की सरकार को उखाड़ के फेंक डालना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शेख हसीना की सरकार को उखाड़ के फेंक डालना है। अब शेख हसीना के खिलाफ काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, उनके घर पे पथराव भी किए गए, दंगे फसाद बहुत कुछ हुआ, खून खराबा हुआ, सब कुछ किया गया। और उसके बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना रिजाइन करती हैं और भाग जाती हैं देश छोड़ करके और इंडिया में शरण ले लेती हैं। और अभी 2025 में उनको मौत की सजा सुनाई जाती है बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है उसके द्वारा। मौत की सजा सुनाई दी जाती, भाई चलो मौत की सजा इनको दे दो क्योंकि ये दोषी पाई जाती हैं। और इन पे दोष क्या लगाया जाता है? इनह्यूमन एक्टिविटीज का, यानी मानवता के खिलाफ जो भी कार्रवाई इन्होंने किया है उसके खिलाफ इनको मौत की सजा सुनाई दी जाती है। इसके अलावा जो फॉर्मर होम मिनिस्टर थे, ठीक है, यहां पे असदुज्जमान खान कमल, इनको भी मौत की सजा सुनाई जाती है। और उसके बाद चौधरी अब्दुल्ला अल मामूम, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनको 5 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि ऐसा मानना है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो कि कोर्ट है बांग्लादेश की, कि इन लोगों का भी दोष है यहां पे शेख हसीना का साथ देने में। ठीक है बच्चों, तो 3 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब एक बार टाइमलाइन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट भड़कता कब से है? 2024 जुलाई से। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, वायलेंस होता है, खूब ज्यादा हंगामा होने लग जाता है और बहुत सारे पीपल को नुकसान पहुंचता है। और कितने लोग मारे जाते हैं? 91 पीपल, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, मारे तो और भी लोग गए होंगे। तकरीबन 91 लोगों को यहां पे मौत के घाट उतार दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो सिचुएशन वहां पे थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस खान, इन्होंने जब रिजाइन किया था तो मोहम्मद यूनुस खान जो थे ना, ठीक है, यूनुस खान को पीएम बनाया जाता है। लेकिन याद रखना ये प्रॉपर पीएम नहीं है, ये एंटरिम पीएम है। एंटरिम पीएम यानी कि ये अभी ऑफिस ही संभाल रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर पीएम के पद पे इनको नहीं बिठाया गया है। तो शेख हसीना जब इंडिया भाग के आ जाती है उसके बाद पीएम कौन बन जाता है? मोहम्मद यूनुस खान को पीएम बनाया जाता है। और अब
ये दौर कौन सा चल रहा था? जुलाई अगस्त 2024। अब आखिर 2024 में इनके खिलाफ केस की शुरुआत हो जाती है। कहां पे केस की शुरुआत हो जाती है? बांग्लादेश का जो कोर्ट है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, वहां पे शुरुआत हो जाती है इनके केस की। अब यहां पे वो अवेलेबल नहीं है और वो कोर्ट क्या सजा सुनाई देती है कि शेख हसीना को फांसी की सजा दे दो। पूरा जो फाइनल वर्डिक्ट है ना, फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है कि भाई साहब शेख हसीना को फांसी की सजा दे दो। क्लियर अपन यहां पे? चलिए, अब ये पूरा पूरा किस्सा आगे बढ़ता है और फांसी की सजा का जजमेंट आ भी चुका होता है और अभी यूनाइटेड नेशन ने स्टैंड लिया है इस फांसी की सजा पे कि ये फांसी की सजा गलत है और ये फांसी की सजा गलत तरीके से हो रही है। और क्यों हो रही है इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं। देखिए, शेख हसीना को जो फांसी की सजा सुनाई गई है ना, उसके कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का जो जनरल है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियोस गुटेरेस, उनका ये कहना है कि भैया डेथ पेनल्टी हम नहीं मानते, डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट वाला विंग है वो ये कहता है कि भाई हम डेथ पेनल्टी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग सजा देते हैं किसी को सुधारने के लिए, और डेथ पेनल्टी के बाद वो इंसान सुधर ही नहीं सकता है। जब वो इंसान सुधर ही नहीं सकता है, ठीक है, तो फिर क्यों उसको मौत की सजा देना? भाई वो जिंदा रहेगा तो सुधरेगा ना, आप तो मार दे रहे हो। तो ये लोग डेथ पेनल्टी को हम लोग सपोर्ट नहीं करते, यूनाइटेड नेशन ने साफ कहा है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ये भी कहा है दिस ट्रायल शुड फॉलो फेयर रूल्स। ये जो ट्रायल था, ये जो केस चल रहा था शेख हसीना के ऊपर, इसमें फेयर यानी कि ये फेयर ट्रायल नहीं था। क्यों फेयर ट्रायल नहीं था? यार, एक इंसान की गैर मौजूदगी में आप यहां पे केस चला रहे हो, गैर मौजूदगी में पूरा फैसला ले रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो सकता है वो इंसान वहां पे मौजूद होता तो बताता असली बात। हो सकता है कि असली कहानी कोई और हो सकता है कि उसको मतलब कई सारी कहानी हो सकती है, कई सारी कहानी शेख हसीना के पहलू में भी हो सकती है जो कि सुनी नहीं गई यहां पे बांग्लादेश के कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो हो सकता है ना भैया फेयर ट्रायल नहीं हुआ ऐसा कहा गया है, ठीक है। उनके प्रेजेंट के बिना यहां पे जो भी आपने जो वर्डिक्ट दिया है वो बहुत स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट है, उनके प्रेजेंट के बिना दिया है, तो ये नहीं माना जाना चाहिए। ह्यूमन राइट के जो ग्रुप है जैसे कि एमनेस्टी है, एचआरडब्ल्यू है, इन लोगों ने क्या कहा है, जो ट्रायल जो है फेयर नहीं था, यानी कि ट्रायल जो है वो सही नहीं था, यानी कि न्यायपूर्ण नहीं था, क्योंकि वहां पे शेख हसीना थी ही नहीं भाई, होती तो जरूर कुछ बोलती। देर में भी पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है कि सजा सुनाने के पीछे पॉलिटिकल प्रेशर भी हो कि भैया आपको ये सजा सुनानी पड़ेगी, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को प्रेशर किया गया हो कि आपको ये सजा सुनानी पड़ेगी। अगर वहां पे शेख हसीना होती, पूरी मीडिया कवर करती, तो शायद सच कुछ और भी हो सकता था, ऐसा कहा जा रहा है। जो कोर्ट जो था, कोर्ट का नाम क्या है? इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। क्या नाम है? इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। लेकिन ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है भाई साहब, ठीक है, ये बांग्लादेश का कोर्ट है, ये बांग्लादेश का एक कोर्ट है, ठीक है। तो भैया इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, ये भी एक मुद्दा आता है कि पीएम को आप फांसी की सजा सुना रहे हो। भाई पीएम को पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी को क्या मैसेज जा रहा है, आप ये देख लो। तो इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ एक बांग्लादेश की कोर्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये यूनाइटेड नेशन ने अपना स्टैंड रख दिया, ठीक है, बहुत सारी ह्यूमन राइट एजेंसीज ने अपना स्टैंड रख दिया, शेख हसीना को बचाने में सभी लग चुकी हैं। अब यहां पे आगे चल के बांग्लादेश में भी बहुत सारी ऐसी उत्पात अब मचने वाला होगा, क्योंकि देखिए, जो औरत ने 15 साल 2009 से लेकर के 24 तक, ये 25 तक 24 तक जितना रूल किया, 15 साल रूल किया, क्या उसके सपोर्टर्स नहीं होंगे? क्या वो यूं ही जीत जाती होगी? सपोर्टर्स तो होंगे ना भाई साहब। तो उसके सपोर्टर्स भी तो यहां पे दंगे फसाद कर रहे होंगे। तो एक तरफ मौत की सजा, एक तरफ बांग्लादेश में दंगे फसाद, और एक तरफ यूनाइटेड नेशन अपना स्टैंड लेके खड़ा है। मामला बहुत पेचीदा हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देख लेते प्रॉब्लम्स क्या थी ट्रायल में, थोड़ा डिटेल में। जो प्रॉब्लम थी शेख हसीना के बगैर हुआ था। हो सकता था कि अगर उनको अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिलता तो कुछ बात वो भी बोल सकती थी अपने डिफेंड करने में। जो कोर्ट था वो इंटरनेशनल नहीं था, मैं आपको बता चुका हूं, बांग्लादेश का कोर्ट था, ठीक है, डोमेस्टिक कोर्ट था। और जो लोग थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फुल्ली इंडिपेंडेंट, जो मेनी पीपल सेज द कोर्ट मे नॉट बी फुल्ली इंडिपेंडेंट। हो सकता है प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें देखते हुए डेथ पेनल्टी तो खैर नहीं दी जा सकती, डेथ पेनल्टी सही नहीं था, ठीक है, क्योंकि फेयर ट्रायल हुआ है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और साफ यार बंदी ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो कहां से फेयर ट्रायल होगा? क्लियर पॉइंट। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, इसका बांग्लादेश पे क्या असर पड़ने वाला है।
जो डेथ पेनल्टी हुआ है, इस पे बांग्लादेश पे क्या असर पड़ने वाला है। बांग्लादेश दो ग्रुप में डिवाइड हो चुका है, एक शेख हसीना के फेवर में और एक शेख हसीना के खिलाफ। क्लियर पॉइंट। कुछ तो इस वर्डिक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, फैसला अच्छा दिया गया है, और कुछ इस वर्डिक्ट को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बता रहे हैं कि भाई फैसला सही नहीं है, ये पॉलिटिकल एक तरीके का स्टैंड लिया गया है। ठीक है, प्रोटेस्ट जो होगा इंक्रीज हो सकता है आगे चल के। अभी तो शेख हसीना सेफ है, इंडिया में सुरक्षित बैठी हुई हैं, तो अभी कोई प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाए, शेख हसीना के फेवर और अगेंस्ट वाले भिड़ जाए वहां पे, और ऐसा ही होता है ना। ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो है, ठीक है, प्रेशर डाल सकता है बांग्लादेश के ऊपर कि भैया इस फैसले को वापस लो, क्योंकि ये इनह्यूमन आप कर रहे हो। उसने किया किया अलग की बात है, लेकिन आप उससे ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि उसके मौजूदगी के बिना ही आप उसको फांसी की सजा सुना रहे हो। दूसरी सारी कंट्रियां हो सकता है कि साथ छोड़ दे बांग्लादेश का, उनको मिलने वाली जो देने वाली मदद है वो सब बंद कर दें, या फिर वार्निंग दी जाए कि भैया हम आपके साथ सारे के सारे रिश्ते तोड़ देंगे, चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हों, चाहे वो डिफेंस वाले रिश्ते हों, सब कुछ हम आपके साथ खत्म कर देंगे अगर आपने इतना अनफेयर ट्रायल किया तो। ये भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए इंडिया के लिए क्या हो सकता है कि रिफ्यूजी रिस्क बढ़ सकता है इंडिया के लिए। अभी रिफ्यूजी रिस्क का मतलब क्या है सर? देखिए, अगर बांग्लादेश में दंगे भड़के तो डेफिनेटली वहां पे जो इंस्टेबिलिटी आएगी। जब भी बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी आई है ना, तो लोग भाग के भारत के अंदर में आए हैं, तो ये भारत के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है कि भैया बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आने लग जाएंगे, तो यार हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। एक तो वैसे हम लोग ये रोहिंग्या वगैरह करके परेशान हो रखे हैं, इनफिल्ट्रेशन से परेशान हो रखे हैं, और रिफ्यूजी आएंगे तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। हम ऐसा नहीं चाहते। तो हो सकता है कि इंडिया बांग्लादेश का साथ ना दे इस पॉइंट पे, और अभी तक तो खैर नहीं ही दे रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है और इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में। देखिए, दो हसीना है, शेख हसीना, ठीक है, उनके अच्छे रिलेशन रहे इंडिया के साथ, तो इंडिया उनको फिलहाल बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी ये बांग्लादेश से बाहर है लेकिन इंडिया के अंदर में है, तो इंडिया के ऊपर एक प्रेशर है उनको सेफ रखने का, सुरक्षित रखने का। भैया इंटरनेशनल लीडर है भाई, ठीक है, पीएम है किसी देश की, डेफिनेटली उसको बचाने की जो हिफाजत करनी पड़ेगी। और अगर शेख हसीना कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया में इंडिया क्या बताएगा कि मैं शेख हसीना को नहीं बचा पाया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब देखिए, जो वाई इंडिया में नॉट सेंड हसीना बैक। अभी जो बांग्लादेश ने बोला है कि भैया दो ही ऑप्शन है शेख हसीना के पास। एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है बांग्लादेश का, वहां पे आकर शेख हसीना सरेंडर कर दें कि ठीक है भैया हमसे गलती होगी तो कर दो दे सरेंडर, नो डाउट। लेकिन ये शेख हसीना की जान को डायरेक्ट रिस्क है। फांसी की सजा तो हो ही चुकी है, हो सकता है उनको पकड़ के सीधा फांसी की सजा दे दें और सीधा लटका दें, ये भी पॉसिबल है। तो ये तो खैर शेख हसीना फिलहाल नहीं करेंगे। और दूसरा है कि इंडिया के अंदर ही एग्जाइल में रहे वो, ठीक है, इंडिया के अंदर ही वो एग्जाइल में रहें, कोई नहीं मना करने वाला उनको, ठीक है, क्योंकि उनके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे रहे। हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस किया है, हमने ट्रेन चलाई है, हमने नदी परियोजनाएं चलाई है उनके साथ, तो अच्छे रिलेशन रहे, नो डाउट। ठीक है, चलिए, तो इंडिया अब इन दोनों ऑप्शंस के खिलाफ इंडिया कुछ खिलाफ तो बोल नहीं सकता। पहला वाला ऑप्शन क्या था, शेख हसीना वापस नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये हमें पता है। अब इंडिया को बोला बांग्लादेश ने कि भैया शेख हसीना को भेज दो। अब इंडिया शेख हसीना को नहीं भेज सकता, भेज भी सकता है लेकिन अभी तक इंडिया ने नहीं भेजा है, और अभी इंडिया का स्टैंड ये है कि हम नहीं भेजने वाले हैं। अब क्यों नहीं भेजने वाले हैं उसके कुछ रीजन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक उन्होंने नहीं भेजा है, और क्यों नहीं भेजा है, क्योंकि इंडिया भी उनके डेथ सेंटेंस से खुश नहीं है कि भैया नहीं, वो डेथ सेंटेंस उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है उनके डेथ सेंटेंस को। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है, उसके बाद अगर उनको वापस भेज दिया जाए तो अभी क्या है ना कि जो सपोर्टर्स हैं शेख हसीना के, वो ठीक है, शांत है कि ना, ठीक है यार हमारी जो मैडम है, लेडी सिंघम है, वो सुरक्षित तो है इंडिया में। अगर वो गई तो और फांसी की सजा हो गई तो कितने दंगे भड़केंगे। और जब भी पड़ोसी मुल्क में दंगे भड़कते हैं, पड़ोसी मुल्क में इंस्टेबिलिटी आती है, तो हमारा मुल्क भी परेशान होता है। और इंडिया अभी नहीं चाहता भाई साहब कि हम परेशान हो, रिफ्यूजीज भाग भाग के हमारे यहाँ पे आए, नहीं। तो इंडिया नहीं चाहेगा कि कोई भी वायलेंस बांग्लादेश में क्रिएट हो, वहां पे शांति बनी रहे भाई साहब उस रीजन में। अब इंडिया वहां शांति बनी रहेगी तो डेफिनेटली इंडिया में शांति बनी रहेगी। ठीक है, तो इंडिया नहीं चाहेगा काफी वायलेंस हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बांग्लादेश इसके लिए इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है, डेफिनेटली डाल रहा है कि भाई वापस कर दो वरना हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। इंडिया ने साफ बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना स्टैंड बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि भैया रिश्ता भी नहीं खराब करना आप लोगों के साथ, और ये लेडी सिंघम को मैं भेज
भेजूंगा भी नहीं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं ऐसी डिप्लोमेटिक दाव खेलने पड़ेंगे, इंडिया को यूनाइटेड नेशन में जाना पड़ेगा, या इंडिया को बहुत सारे ह्यूमन राइट एजेंसीज है उनके साथ काम करना पड़ेगा, इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे अपना दाव खेलना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस मेंटेन करके रख सकता है। वरना या तो बांग्लादेश के साथ रिलेशन जाएगा, या तो इनको भेजना पड़ेगा, ठीक है, शेख हसीना को भेजना पड़ेगा। इंडिया को कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, तभी इंडिया यहाँ पे ठीक काम कर सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं जो फ्रेंडशिप है बांग्लादेश के साथ, वो हो सकता है कि खतरे में आया, हो सकता है कि आगे चले, वो इंडिया के डिसीजन के ऊपर है, ठीक है। लेकिन इंडिया को फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखनी ही है अभी, ठीक है। इंडिया में एक्ट एज द मीडिएटर के तौर पे इंडिया बात कर सकता है कि भैया शेख हसीना और बांग्लादेश की सरकार बात कर सकता है, इंडिया पूछ सकता है कि भैया नहीं चलो आप सजा दे रहे हो, समझ में आ रहा है, फेयर ट्रायल तो करो, जो यूनाइटेड नेशन ने सारे मुद्दे उठाए वो इंडिया भी उठा सकता है, ठीक है। आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर से तो पूछो, ठीक है, आप तो सत्ता में बैठ गए हो बांग्लादेश की, और आपका यहां रिजाइन करके पीएम भाग गई थी, तो आप तो गुस्से में ही रहोगे, आप तो सजा दोगे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर से आप पूछो कि हाँ भैया उनको सजा दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया को। तो ओवरऑल जो देखा जा रहा है कि अभी यूनाइटेड नेशन अपना काम में लगा हुआ है, जो एजेंसीज है वो अपने काम में लगी हुई हैं, इंडिया अपना स्टैंड ले रहा है, बट फिलहाल जो बांग्लादेश की कोर्ट है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, उसने अभी अपना फैसला वापस नहीं लिया है। हो सकता है कि वापस ले, लेकिन अभी तक तो नहीं लिया है। जो भी अपडेट्स आगे आती रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। और इसी तरीके के बेहतरीन इंफॉर्मेशन और एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस के लिए जुड़े रहें तैयारी टाइम्स के साथ। जय हिंद।